हाय एवरीवन, लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई हिंदी में आप सभी का भरपूर स्वागत है। आज का यह वीडियो पूरी तरह से मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट, मेरे पहले प्रयास की असफलताओं को बताने वाला वीडियो है। इस वीडियो को बनाने का मकसद है कि मैं अपनी असफलताओं से यदि एक विद्यार्थी भी सफल कर पाया तो मुझे लगता है कि वो मेरे लिए मेरी असफलताओं को समाप्त करने का एक साधन बन जाएगा। इसलिए सबसे ज्यादा जरूरी जो मैं आपको आज बताने जा रहा हूं कि मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में, जब हमारे समय में प्रीलिम्स में ऑप्शनल सब्जेक्ट होता था, तो केमिस्ट्री जैसे ऑप्शनल सब्जेक्ट से मैंने अपना प्रीलिम्स क्वालिफाई किया, लेकिन मैं इसे अंतिम सफलताओं में नहीं बदल पाया। और उसके पीछे का मुझे जो कारण लगता है वो तीन है, जो मैं आज आपके साथ डिस्कस करूंगा। मैं पुनः याद दिला दूं कि ये तीनों कारण आप केवल सुनेंगे नहीं, बल्कि मुझसे वादा करेंगे कि सर हम ये तीन गलतियां नहीं करेंगे जो आपने की थी। और मैं बस इसी बात से खुश हो जाऊंगा कि वो तीन गलतियां अगर आप नहीं दोहराते तो मुझे नहीं लगता है कि कहीं कोई दिक्कत आने वाली है। कहानी की शुरुआत सीधे तौर पर करने से पहले मैं आपको याद दिला दूं कि इस समय यदि आप सब्सक्रिप्शन की प्लानिंग कर रहे हैं तो आपके पास एक बेहतरीन विकल्प है। जैसे कि हमारे समय में तो ऑनलाइन जैसा कोई ऑप्शन नहीं होता था, बहुत ही मिनिमम प्राइस में टॉप एजुकेटर्स के साथ जीएस, सीसेट और सबसे ज्यादा जरूरी है सभी बैचेस, ताकि आपका कोई कोर्स पीछे रह जाए तो अगले बैच में ज्वाइन कर लेंगे। क्योंकि इस लंबी जर्नी में कोर्स कभी ना कभी छूट जाते हैं, तो लाइव क्लास आप कभी भी देख सकते हैं। और प्री मेंस इंटरव्यू का कंप्लीट प्रिपरेशन है। 11 अगस्त से आरंभ बैच 2026 का 1 ईयर वाला स्टार्ट होने वाला है। 11 अगस्त से कंप्लीट हिंदी मीडियम का प्रारंभ बैच स्टार्ट होने वाला है। और आगाज 2027 2 इयर्स का बाइलिंगुअल बैच 12 अगस्त से स्टार्ट होने वाला है। सी सेट पाठशाला लाइव हुआ है, अभी आप इसमें ज्वाइन कर सकते हैं। यकीन मानिए साल में इसके बाद इस टाइप का बैच नहीं आएगा। और ये अनुभव, ये मौका यदि आपने मिस कर दिया तो आपको सी सेट में थोड़ा सा दिक्कत अगले किसी बैच में आ सकती है। उसका रीजन है क्योंकि ये जो टू वे कम्युनिकेशन बैच है ये अपने आप में यूनिक है। इसका लाभ उठाइए। जितने विद्यार्थी जुड़े हैं काफी सेटिस्फाइड है, संतुष्ट हैं। और मुझे बड़ी खुशी है कि नया इनिशिएटिव अनअकैडमी ने हमारे साथ लिया है। इसलिए जितना हो सके आप इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिए। फिर मौके मिले ना मिले, फिर आप इसको सच में यूटिलाइज कर पाए ना पाए। इस समय यदि आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं तो आपको मिलती है 5 ये जो बुक्स के साथ साथ नोट्स 3.0। आइकॉनिक में सारी कक्षाओं के अलावा आपको एक मेंटर्स मिल जाता है, ऑफलाइन क्लास की रिकॉर्डेड चीजें मिल जाती हैं, कॉम्बो में ऑप्शनल और जीएस दोनों मिल जाते हैं। आइए बात शुरू करते हैं। मेरा पहला प्रयास और मेरी 3 असफलताएं। मेरी 3 गलतियां, मेरी 3 जो प्रॉब्लम्स। हर प्रॉब्लम में मेरा कुछ प्लस पॉइंट भी है, और उस प्लस पॉइंट के साथ जो चीज मैंने नहीं देखी उस कारण से मुझे लगता है कि मैं अपने रिजल्ट को अंतिम रिजल्ट में नहीं बदल पाया। हाँ, जैसे कई सारे विद्यार्थी मुझे कई बार कहते हैं कि सर अच्छा हुआ आपका चयन नहीं हुआ, लेकिन सच्चाई ये है कि सच में दर्द होता है। मैं सच में चाहता था कि अगर सिलेक्शन हो जाता इसमें तो मैं शायद कुछ और बेहतर कर पाता। बाकी मैं अभी भी अपना प्रयास करता हूं कि और बेस्ट कर सकूं। न सिलेक्शन का दर्द तो हमेशा रहेगा, वो खत्म नहीं होता है। और एक सच्चाई बताऊं कि हर बार जब रिजल्ट आते हैं तो वो दर्द पुनः उभरता है, लेकिन जब हमारे कोई विद्यार्थी सेलेक्ट होते हैं तो उसके कारण उस पर मलहम लग जाता है कि चलो भाई हमारा ही कोई सेलेक्ट हुआ। 1%, 0.1% से हमारा थोड़ा तो योगदान रहा होगा। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला जो मुझे लगता है कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो मेरे साथ रही, प्रीलिम्स पर अधिक फोकस लेकिन कॉम्प्रिहेंसिव, कॉम्प्रिहेंसिव मतलब व्यापक
तैयारी की कमी। ध्यान से सुनिएगा मैं जो बताने जा रहा हूं। जब मैंने फर्स्ट अपना अटेम्प्ट दिया 2010 में, तो मुझे इस बात की पूरी गारंटी थी कि मैं प्रीलिम्स फेल नहीं होगा। आप कहेंगे सर ऐसा क्या आपको मिल गया था? जीएस में 150 क्वेश्चंस आते थे, जिसमें से 25 क्वेश्चंस मैथ्स रीजनिंग के होते थे, लगभग 20 या 15 क्वेश्चन साइंस के होते थे, जनरल साइंस के काफी सवाल आते थे, और क्योंकि मेरा ऑप्शनल ज्योग्राफी था तो लगभग 15 क्वेश्चन के आसपास ज्योग्राफी के क्वेश्चंस आते थे। बाकी करंट अफेयर, बाकी चीजों को जोड़ दीजिए, मतलब करंट अफेयर वाली चीजें ही, तो 10 क्वेश्चन लगभग करंट अफेयर के इसमें रहते थे। फिर हिस्ट्री आता था, पॉलिटी आता था, इंडियन इकोनॉमी आता था, इकोलॉजी एनवायरनमेंट उस समय नहीं होता था, आईआर उस समय उतना नहीं आता था, लेकिन हाँ मैं कहूंगा कि बाकी जो सब्जेक्ट होते थे कुल मिलाकर इन सभी 150 क्वेश्चनों में योगदान देते थे। उस समय कट ऑफ 150 क्वेश्चनों में से 60 क्वेश्चन का जाता था, जीएस का 60 क्वेश्चंस का। तो देखो यहां पर मुझे गारंटी इसलिए थी क्योंकि 25 सवाल मैथ रीजनिंग के मैंने 2-3 पेपरों के बगैर किसी पढ़ाई के देख लिए थे कि भाई इसमें मैं 22-23 तो कर ही लूंगा, मतलब मुझे गारंटी थी कि 22-23 कहीं नहीं जाएंगे। मुझे इसमें पूरी गारंटी थी कि जनरल साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के जिस लेवल के सवाल थे, मैं मेडिकल के बच्चों को पढ़ा कर आया था, तो मुझे यहां पर पता था कि 18 से 20 सवाल लगभग सही होंगे, क्योंकि मेरा ऑप्शनल भी केमिस्ट्री था, तो मुझे पता था यहां कोई दिक्कत नहीं आएगी। और ज्योग्राफी मेरा दूसरा ऑप्शनल था, उस जमाने में 2 ऑप्शनल होते थे। मुझे यहां उम्मीद थी कि 5-6 क्वेश्चन मैं यहां से निकाल दूंगा, और पूरे विषय, जितने भी विषय मैं पढ़ूंगा, करंट अफेयर, पॉलिटी, इकोनॉमी, कुछ तो आएगा ही, तो लगभग मैंने कहा था कि भाई 10-11 क्वेश्चन, 10-12 क्वेश्चन मैं यहां से निकाल दूंगा। मोटे तौर पर ये 40-50, मतलब मिनिमम 55 से लेकर, अगर हम बात करें 43 हो गया, 6 43 और 6 49 और 12 61, मतलब मोटे तौर पर 55 से 61 क्वेश्चन मेरे बिना तैयारी के हो जाएंगे, मुझे ऐसी गारंटी थी। और मैंने चेक भी किया था इसे, तो मुझे धीमे धीमे चीजें दिखने भी लग गई थी कि हाँ हो जाएगा, प्रीलिम्स में कोई दिक्कत नहीं आएगी। बाकी केमिस्ट्री मेरा ऑप्शनल, मतलब रगों में बहता था एक जमाने में केमिस्ट्री, लेकिन आज मुझे नहीं पता कि केनी-ज़ारो रिएक्शन, रोजनमुंड अभिक्रिया या एल्कोहल का रिडक्शन, ऑक्सीडेशन की जो प्रोसेस होती है, अब वो क्या होती है मैं भूल गया हूं 12 सालों में। तो मैंने प्रीलिम्स पर तो काम कर लिया कि भाई मैंने इन चीजों पर काफी बारीकी से एक एक चीज स्टडी की, और बहुत अच्छे से मैं उसको एग्जीक्यूट भी कर पाया। थोड़ा सा गॉड गिफ्टेड कहूंगा कि मेरे पास दिमाग है कि एक बार चीजें पढ़ी तो याद हो जाती है। तो यहां तो मेरी बहुत अच्छी चीजें थी, लेकिन मैंने इस बात पर गौर ही नहीं किया कि मेंस में जीएस के 2 पेपर होते थे हमारे समय में। जो ऑप्शनल था मेरा केमिस्ट्री और ज्योग्राफी, वहां पर मुझे ठीक ठाक चीजें थी, लेकिन निबंध और जीएस के दोनों पेपरों पर मैंने सीरियसली इस बात पर कोई गौर ही नहीं किया कि इसके लिए मेरी क्या रणनीति होगी। क्योंकि जीएस में इंडियन पॉलिटी और इंडियन इकोनॉमी के सवाल जो आएंगे उनका जवाब मैं कैसे लिखूंगा, क्योंकि प्रीलिम्स के बाद मेंस के लिए हमारे पास 3-3.25 महीने उस जमाने में होते थे, लेकिन 2 ऑप्शनल भी रहते थे। तो मुझे पता था कि ऑप्शनल का तो रिवीजन करेंगे, लेकिन जीएस के लिए एक होलिस्टिक तैयारी नहीं की। आप यकीन मानिए कि इंडियन पॉलिटी जैसे सब्जेक्ट को मैंने बहुत अच्छे से नहीं कवर किया था। मैंने कुछ टॉपिक अच्छे से पढ़ लिए थे, और यही कारण रहा कि मैं जीएस पेपर 1 और 2 में वो काम नहीं कर पाया जिसकी मुझे सच में जरूरत थी, और मेरे पास टाइम था। जबकि मुझे पता था कि मैं प्रीलिम्स में कोई इतना ज्यादा टेंशन है नहीं, तो मैं अगर सच में मुझे कोई बताने वाला होता कि देखो बेटा प्री की तो तैयारी ठीक है, पर तुम मेंस पे ज्यादा काम करो, आंसर राइटिंग, अगर तुम रिवीजन कर रहे हो तो आंसर राइटिंग भी करते चलो। एक बड़ी दिक्कत ज्योग्राफी ऑप्शनल सब्जेक्ट में हुई कि यहां पर मैंने जितना टीचर ने पढ़ाया था, क्योंकि मैं मेडिकल और आईआईटी वालों को केमिस्ट्री पढ़ा कर आया था, और हम उनको वादा करते कि बेटा जितना हमने पढ़ाया उतना कर लोगे तो सिलेक्शन हो जाएगा। तो मुझे ऐसा लगा कि भाई यहां भी ऐसा ही होगा, तो मैंने एक्स्ट्रा कुछ स्टैंडर्ड किताबें होनी चाहिए थी, कुछ एक्स्ट्रा प्रैक्टिस ज्योग्राफी में स्पेशली, क्योंकि केमिस्ट्री में तो ऑलरेडी हम बहुत कुछ पढ़ चुके थे।
मैंने ज्योग्राफी ऑप्शनल को उस लेवल पे प्रैक्टिस या उस तरीके की प्रैक्टिस नहीं की जैसे कि जरूरत थी। मुझे लगता है कि अगर मैंने अपनी तैयारी प्रीलिम्स के दौरान 3-4 महीने मेंस ओरिएंटेड तैयारी की होती, निबंध की प्रैक्टिस कर ली होती, तो मुझे लगता है बहुत बढ़िया मैंने मेंस में इतना बढ़िया परफॉर्मेंस किया होता कि शायद फर्स्ट अटेम्प्ट बहुत सफिशिएंट होता। मेरी पहली गलती रही कि मैंने प्रीलिम्स के लिए तो बहुत अच्छी स्ट्रेटजी बनाई, लेकिन मैं मेंस पर वो काम, वो एग्जीक्यूशन नहीं कर पाया जो मैंने प्रीलिम्स के लिए बना के रखा था। और यही प्रॉब्लम रहा कि मैं उस पहले अटेम्प्ट के प्रीलिम्स क्वालिफिकेशन को अपनी अंतिम सफलता में नहीं बदल पाया, जो दूसरी गलती मुझसे हुई, जो दूसरी गलती की कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी नहीं हुई। दूसरी गलती प्रैक्टिस, फिर वह जीएस 1 और 2 की बात करूं मैं, ऑप्शनल की बात करूं मैं, ऑप्शनल 1 और 2 क्योंकि 2 ऑप्शनल होते थे। और सबसे बड़ी दिक्कत क्या हुई, ए से निबंध। मैंने निबंध की सच में शायद ही मैंने मेंस के समय में भी 2 या 3 निबंध से ज्यादा लिखे होंगे। वो अलग चीज है कि फिर भी निबंध में मैंने बहुत अच्छे नंबर ले लिए। किस्मत है कि एग्जाम हॉल में निबंध ने तो मेरा साथ दे दिया था, लेकिन मुझे लगता है मैं निबंध में और 15-20 नंबर खींच सकता था। उस समय 200 नंबर का होता था, 128 नंबर मुझे एसे में आए थे। मुझे लगता है मैं उसे 150 में बदल सकता था, इतनी काबिलियत मेरे अंदर थी। पर मुझे दुख ज्योग्राफी का बहुत हुआ। आप यकीन मानिए, ज्योग्राफी मेरा बहुत बेस्ट था क्योंकि मैं साइंस बैकग्राउंड का स्टूडेंट हूं। क्लाइमेटोलॉजी के कंसेप्ट हो, जियोमार्फोलॉजी का जियोमैग्नेटिज्म हो, या मॉडल जो दिए जाते, जो थ्योरी ऑप्शनल में पढ़नी होती, मेरे लिए बहुत अच्छी थी वो। पर मैंने यहां बहुत बड़ी कमी की, मैंने कभी टेस्ट सीरीज नहीं की। ये मेरी दूसरी बड़ी गलती थी, जो खास करके मेंस की जो टेस्ट सीरीज होनी चाहिए थी वो प्रैक्टिस में नहीं कर पाया। अगर आपकी प्रीलिम्स में भी प्रैक्टिस की जरूरत वर्तमान में तो बहुत ज्यादा, इसलिए आपको प्रीलिम्स में भी टेस्ट सीरीज करनी चाहिए। जो दूसरी बड़ी गलती लगती है मुझे, जिसके कारण मैं अपने रिजल्ट को अंतिम सफलताओं में नहीं बदल पाया, वो था प्रैक्टिस। इस पूरी जर्नी में आपको हमेशा अपने आप को प्रैक्टिस हमेशा चालू रखनी है। जब रिवीजन हो जाए, जब आपका सब्जेक्ट कंप्लीट हो, एक रिवीजन अच्छा हो जाए, तो आपने अपने आंसर राइटिंग को बढ़िया करना चाहिए। एटलीस्ट प्री पास होने से पहले तो ही आपने 3-4 निबंध लिख देने चाहिए, और प्री पास करने के बाद 20 से 25 ऐसे लिखने चाहिए, 20 से 25 निबंध लिखने चाहिए। होलिस्टिक प्रैक्टिस करनी चाहिए, काफी ज्यादा गहन तैयारी करनी चाहिए। अगर हम सिंपल सी बात कहें तो सबसे ज्यादा जरूरी आप लोगों के लिए इस समय यह रहना चाहिए था कि आपको प्री के बाद इतना ज्यादा लिखने की आदत डालनी है, इतनी बार क्वेश्चनों को लिख देना है कि वो आपके दिमाग को आदत डाल दे कि इंट्रोडक्शन क्या होगा, मेन बॉडी में क्या लिखेंगे, कंक्लूजन में क्या लिखना चाहिए। और ये चीज मुझे रियल में किसी ने नहीं बताई, क्योंकि मेरा कोई सीनियर नहीं था, या मेरे जो टीचर हुआ करते थे वो उस जमाने में ऐसी बातें इसलिए नहीं बताते थे, उनको लगता था कि भाई ये तो कॉमन है, बच्चे को पता ही होगा। लेकिन मैंने ये अनुभव की कि नहीं, ये पता सबको नहीं होती है। ये दूसरी बड़ी गलती थी जिसे अगर मैंने समय रहते सुधार दिया होता, खास करके प्री के बाद मैंने जब रिवीजन किया, मैंने जब चीजों को याद कर लिया था, तो मैंने उस पर प्रैक्टिस नहीं की। मैंने आंसर राइटिंग की, निबंध लिखने की उतनी प्रैक्टिस नहीं की जितनी की रियल में अगर मैं केवल 100 क्वेश्चनों के आंसर लिख देता ना, 100 क्वेश्चनों के निबंध अगर मैं 20 लिख देता, तो मुझे गारंटी है कि मैं इस ऑप्शनल में अद्भुत कर लेता। मेरा ज्योग्राफी ऑप्शनल सबसे बेस्ट होने के बावजूद भी 600 नंबर में से मात्र 240 नंबर ही ला पाया था मैं। ये बहुत दुखदाई था मेरे लिए, बहुत दुखदाई। मतलब मैं बता नहीं सकता हूं कि मुझे कितनी तकलीफ हुई थी जब मैंने उन नंबरों को देखे थे तो। और मेरी तीसरी गलती, थर्ड मिस्टेक, ऑप्शनल का चयन।
सिलेक्शन ऑफ ऑप्शनल। मैंने प्रीलिम्स में केमिस्ट्री लिया था और मेंस में मेरा ऑप्शनल केमिस्ट्री और ज्योग्राफी था। लेकिन अंत में मुझे प्रीलिम्स क्वालिफाई होने के बाद, उस जमाने में प्रीलिम्स के बाद ऑप्शनल बदल सकते थे, मुझे ऐसा लगा, मतलब लोगों ने मुझे बताया, जबकि सोचे मैंने प्रीलिम्स केमिस्ट्री जैसे कठिन विषय से निकाला था, फिर भी लोगों ने मुझे बताया और मैंने थोड़ा सा ये निर्णय सोच समझ के लेना चाहिए था। मुझे अभी भी याद है, मतलब मैं अभी आपको बता सकता हूं कि 2010 का रिजल्ट आया था लगभग जुलाई, 15 जुलाई के बाद। उस समय मई में एग्जाम होता था, तो मई में एग्जाम होने के बावजूद जुलाई में जब रिजल्ट आया तो 10 दिन के बाद, लगभग 1 अगस्त के आसपास, मैंने निर्णय लिया कि अब मैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शनल लूंगा। पबेट कहते हैं हम उसको। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मैंने सोचा कि मैं ऑप्शनल लूंगा। हाँ, वो एक अलग चीज है कि मैंने इसे 1.5 साल पढ़ा, लेकिन ये 600 में से 240 नंबर ही दे पाया। और मैंने इसे मात्र 1.5 महीने पढ़ा था, क्योंकि अगस्त सितंबर जब मैंने क्लास ज्वाइन की तो टीचर ने कहा कि भाई थिंकर्स तो खत्म हो गए हैं, अब देख लो, तुम्हें करना हो तो तुम्हारी मर्जी है, मैं थोड़ी मदद कर दूंगा, थिंकर्स की कॉपी देकर समझा दूंगा हल्का फुल्का। सोचो, मेन सब्जेक्ट का जो था वो खत्म हो गया। लेकिन हाँ, मैं कहूंगा कि किस्मत थी कि उस समय हिंदी मीडियम में सबसे ज्यादा नंबर लेकर आया था मैं। 304 मार्क्स थे मेरे ऑप्शनल में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। मुझे लगता है केमिस्ट्री में मैं ज्यादा ले आता, लेकिन उसकी 2 गलतियां। केमिस्ट्री मेरा ऑप्शनल रेडी भी हो गया था, लेकिन मैंने अंत समय में थोड़ी चीजें बदली। दूसरा, जहां काम होना चाहिए था वहां वैसा काम नहीं हुआ। मैं ये गलती आपको बताना चाह रहा हूं कि देखो, ऑप्शनल का डिसीजन अच्छे से लो, सोच समझ कर लो। वो आपकी रैंक तय कर सकता है, वो डिसाइड कर सकता है कि आपका फाइनल सिलेक्शन होगा कि नहीं। अगर ये चीज थोड़ी शुरुआत में मैंने सावधानी बरती होती, मुझे जो भी डिसीजन लेना होता, अगर वो मुझे कर लेना चाहिए था, जैसे केमिस्ट्री लेकर रखा था तो केमिस्ट्री चलने देता, क्योंकि वहां पर भी मैं बेटर कर सकता था, बहुत अच्छे से मैं केमिस्ट्री जानता था। तो ये जो तीसरी गलती मैंने की कि मैंने अचानक 1.5-2 महीने पहले अपनी रणनीतियों को बदला, जो चेंजेस मैंने किए, मुझे लगता है नंबर आए वो अलग बात है, लेकिन मुझे लगता है कि इसका इंपैक्ट मैंने ज्योग्राफी के साथ धोखेबाजी करवा दी। कहीं ना कहीं उस नए विषय को पढ़ने के चक्कर में मैंने ज्योग्राफी को जितना टाइम देना चाहिए था वो नहीं दे पाया। और शायद अगर मैंने केमिस्ट्री रखा होता तो शायद ज्योग्राफी को मैं उतनी प्रैक्टिस कर पाया होता। पर सब कहानियां हैं। कहानियों का मतलब है कि आज मेरे लिए, अगर देखा जाए तो अब पीछे समय से तो नहीं जा सकते, टाइम मशीन आएगी तब की बातचीत है, और वो पीछे ले भी जाएगी या नहीं। लेकिन सबसे पहली गलती कि मैंने प्रीलिम्स पे तो अपनी एक रणनीति अच्छी बनाई, लेकिन मैं मेंस पर अपनी स्ट्रेटजी सही तरीके से सेट नहीं कर पाया। मैंने प्रैक्टिस पर, मेंस आंसर राइटिंग पर और निबंध राइटिंग पर उतना काम नहीं किया जितना कि किया जाना चाहिए था। और तीसरा, ऑप्शनल का डिसीजन मैंने बहुत ही मैं कहूंगा कि अनमेच्योरिटी वाला या इनमेच्योरिटी वाला कहिए ले लिया, जो कि मुझे लगता है नहीं होना चाहिए था। अगर मैं ऑप्शनल केमिस्ट्री रखता तो शायद मैं ज्योग्राफी के साथ जस्टिस कर पाता। नया ऑप्शनल तो ले लिया, नंबर तो आ गए उसमें, लेकिन फिर दूसरे के साथ कहीं ना कहीं तकलीफ हुई। मुझे लगता है कि मेरे पहले अटेम्प्ट की अगर ये 3 गलतियां सुधार दी जाए और वापस मुझे मेरे जैसा विद्यार्थी रहे जो साइंस बैकग्राउंड का है, जिसका मैथमेटिक्स अच्छा है, रीजनिंग अच्छा है, तो मुझे लगता है कि वह पहले प्रयास में सिलेक्शन दे जाएगा। अब लेकिन यहां एक बड़ी सावधानी बरतनी है। मैंने अपनी 3 गलतियां बताई हैं, मुझे नहीं पता कि आपके अंदर और बाकी क्या कमी है। यदि आप चाहते हैं कि आप पहले अटेम्प्ट में प्रॉपरली सिलेक्शन ले, तो ये 3 चीजें तो आप जरूर फॉलो करिए ही, लेकिन आप अपनी स्ट्रेंथ को पहचानिए। जैसे मेरी स्ट्रेंथ मुझे पता थी कि साइंस है और मैथमेटिक्स रीजनिंग है, ये मेरी नैया पार कर देगा। आप अपनी स्ट्रेंथ पहचानिए, उस स्ट्रेंथ के बाद अब अपनी कमियों को आइडेंटिफाई करिए जो मैंने नहीं किया था।
आप अपनी कमियों को आइडेंटिफाई करेंगे ना, तो आप यकीन मानिए कि बहुत बेटर तरीके से पहले ही प्रयास में सफलता तक पहुंच जाएंगे। इस पूरी एग्जाम में, अब क्योंकि मेरे पास स्टूडेंट लाइफ का भी एक्सपीरियंस है, टीचर का भी एक्सपीरियंस है, तो मैंने जो इस पूरी एग्जाम में देखा है, सिंपल सी अगर बात करें तो कंसेप्ट क्लैरिटी, प्रैक्टिस और कंसिस्टेंसी, बस ये तीन चीजें हैं जो बहुत जरूरी हैं एक सिविल सर्विस एस्पिरेंट को पहले अटेम्प्ट में सिलेक्शन लेने के लिए। उसे चीजें रटी ना हो, बल्कि उसने अच्छे से समझी हो, एनालिसिस की हो। ये मेरे पास थी, पर मेरे पास प्रैक्टिस नहीं थी, मेरे पास कंसिस्टेंसी भी थी। इसलिए अगर आप इन तीन चीजों में कंसिस्टेंसी को फॉलो कर रहे हैं, कंसिस्टेंसी आपके पास है, कंसेप्ट की क्लैरिटी आपके पास है और आप प्रैक्टिस कर लेते हैं, इससे ज्यादा वर्क नहीं लगेगा इस परीक्षा में। बाकी मेरी इन तीन असफलताओं में मैं पुनः आपको याद दिलाना चाहूंगा कि जितना हो सके प्रीलिम्स के साथ साथ मेंस पर भी फोकस करिए। ऐसी होलिस्टिक तैयारी करिए जो आपको मेंस में भी आपको मदद कर सके। दूसरा, ऑप्शनल का डिसीजन बहुत सोच समझ के करिए और मेंस की टेस्ट सीरीज, एसे की प्रैक्टिस प्रीलिम्स के पास होने के बाद बहुत अच्छे से करिए, आपको सच में एक बेटर रिजल्ट दे जाएगा। बाकी मैं आपको पुनः याद दिला दूं कि हमारी सी सेट पाठशाला को आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें सुबह 6:30 बजे 2.5 घंटे की प्रतिदिन क्लास होगी, मंडे टू सैटरडे। अक्टूबर में हम इस बैच को कंप्लीट करेंगे, साल का इकलौता बैच रहेगा। और सबसे जरूरी राइट टाइम है सी सेट को स्टार्ट करने का, क्योंकि जब आपको स्ट्रेस नहीं है, मुझे स्ट्रेस नहीं है। और जो दूसरी सबसे ज्यादा जरूरी चीज है जो आपको जरूर करनी ही चाहिए, आपने सोचना ही चाहिए, वो है अपनी तैयारी। अगर 27 और 26 आप देने जा रहे हैं तो आपके पास है 2 साल और 1 साल के नए बैच 11 अगस्त से जो स्टार्ट होने वाले हैं, 12 अगस्त से जो स्टार्ट होने वाले हैं। सभी को पुनः बेस्ट ऑफ लक। बस मैं आपसे यही विनती करूंगा कि मेरी इन गलतियों से आप अगर कुछ सीख पाए और सच में परिणाम में बदल पाए तो मेरे लिए यही सबसे बड़ा अचीवमेंट रहेगा। सभी को बेस्ट ऑफ लक। बाय।